तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज एक और नया सेशन हमारा कैप्सूल सीरीज़ का लेक्चर 12। मैं हूं आपका फ्रेंड मेंटोर ACCA CMA मोहित अग्रवाल। और मेरे साथ आज क्या पढ़ने वाले हो, तो आज आगाज़ होने वाला है, आज आरंभ होने वाला है बच्चा कंसोलिडेशन का। तो बड़ी ही इम्पोर्टेंट यूनिट आज मैं लेके आया हूँ। एग्ज़ाम ओरिएंटेड यूनिट है। एग्ज़ाम के अंदर इस एरिया से 15 से 20 मार्क्स तक की टेस्टिंग हो सकती है। हर लेवल पे इम्पॉर्टेंट है, चाहे FR के लिए बेस कर रहे हो, चाहे FA के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, SBR के लिए, सबका ये काम आने वाला है ये यूनिट। तो दो पार्ट में रखूंगा। आज बैलेंस शीट के कंसोलिडेशन के सारे मेजर नुआंसेस डिस्कस करूंगा आपसे, और एक और लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें PNL के नुआंसेस डिस्कस करेंगे। तो सर के साथ स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। कंसोलिडेशन, बैलेंस शीट कंसोलिडेशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कंसोलिडेशन। ठीक है सर, बताओ। तो पहले तो कुछ बेसिक समझ लेते हैं कंसोलिडेशन के बारे में, क्या होता है कंसोलिडेशन, क्या है क्या नहीं। तो बच्चा देखो, कंसोलिडेशन का मतलब क्या है। कंसोलिडेशन का मतलब है जोड़ना। जैसे बैलेंस शीट है दो कंपनी की, दोनों कंपनी की बैलेंस शीट यानी जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं, नाम में क्या रखा है, उसको जब जोड़ देते हैं तो वो कंसोलिडेटेड बन जाती है, मतलब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। जब दो कंपनी के PNL जोड़ देते हैं हम, इंडिविजुअल बनाना नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको, जोड़ना सिखा रहा हूं, मिलन करना सिखा रहा हूं। कंसोलिडेटेड PNL, इस चैप्टर के अंदर दोनों को जब हम जोड़ते हैं तब ये चैप्टर बनता है कंसोलिडेटेड PNL। मतलब आपको दोनों को जोड़ना है। सेपरेट सेपरेट तो एक अलग चैप्टर हो गया। जैसे सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जैसे हम 11th में पढ़ते थे, एक सिंगल चैप्टर, एक सिंगल ट्रायल बैलेंस दिया होता था, उसमें एडजस्टमेंट दी होती थी, उनका PNL बैलेंस शीट बनाना होता था। वो सब नहीं बात हो रही। यहाँ पे बात हो रही है कंसोलिडेशन की, कि दो बैलेंस शीट दो अलग अलग कंपनी की, मान लो कंपनी A है और कंपनी B है, दोनों कंपनी की बैलेंस शीट को जोड़ना, दोनों कंपनी के PNL को जोड़ना, ये कहलाता है कंसोलिडेशन। अब आप पूछोगे सर कि ऐसे कैसे जोड़ दोगे किसी की भी बैलेंस शीट, किसी को भी जोड़ना क्यों है, आप जोड़ क्यों रहे हो। तो समझना, यहाँ पे कहानी समझना। मान लो एक कंपनी है अमित जी, हमारी कंपनी का नाम क्या है, अमित जी। और एक कंपनी है अभी जी, अभिषेक जी। अमित जी अभी जी में होल्ड करते हैं, लेट्स से ग्रेटर देन 50% होल्ड करते हैं, 70% होल्डिंग अमित जी की। अमित जी होल्ड करते हैं अभी में 70% शेयर्स। मतलब अमित जी के पास अभी का क्या है बच्चों, कंट्रोल है। अमित जी के पास अभी का क्या है, कंट्रोल, इसे बोलते हैं कंट्रोल। और सर 30% किसी और के पास है, हाँ 30% और किसी के पास हो सकते हैं। अभी जी के शेयर 30% मान लो ऐश्वर्या जी के पास है, और भी कोई भी है, अदर मेंबर है, उनके पास ये 30%। किसी एक ने होल्ड कर रखा है, कईयों ने होल्ड कर रखा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा तो मेन फोकस अभी अमित जी और अभी जी में। अमित जी होल्ड करते हैं अभी में 70% शेयर। कंट्रोल किसके पास है, अमित जी के पास, और बाकी शेयर बाकी लोग होल्ड करते हैं, बट 50% से ज्यादा अमित जी होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे अमित जी कहलाएंगे पेरेंट, पेरेंट कंपनी। क्या कहलाएंगे, पेरेंट कंपनी। इसको कई नाम से बुलाते हैं बच्चे, पेरेंट कंपनी भी बोलते हैं, कई बार होल्डिंग कंपनी भी बोलते हैं। और अभी कंपनी, जो अभी जी की कंपनी है, वो कहलाएगी बच्चों सब्सिडरी कंपनी, सन कंपनी, डॉटर कंपनी। मतलब तुम सन हो और ये फादर है, रियलिटी भी यही है। तो अभी जी की कंपनी क्या कहलाएगी, सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं इसको, सब कंपनी। मतलब ये वो है जो कंट्रोल है, मतलब ये इनके डिसीजन कौन लेता है, अमित जी लेते हैं। अमित जी के कंट्रोल में अभी जी है, क्योंकि 50% से ज्यादा पैसे किसने लगा रखे हैं अभी जी में, अमित जी ने लगा रखे हैं। ठीक है सर, तो अभी की कंपनी सब्सिडरी कहलाएगी। और सर ये जो अदर है, ये जो हमारी ऐश्वर्या जी हैं, बाकी लोग हैं, ये क्या कहलाएंगे, इनका भी तो कुछ हक है अभिषेक जी पे, 30% होल्डिंग इनके पास भी है। हाँ, इनको हम बोलते हैं NCI, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। NCI क्या बोलते हैं टेक्निकली, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्योंकि मेजॉरिटी इंटरेस्ट कौन है, अमित जी। अमित जी का नाम, अमित जी को क्या समझो, मेजॉरिटी इंटरेस्ट, इनके मेजर शेयर हैं कंपनी में। और हमारी जो ये ऐश्वर्या जी हैं, ये क्या बनेंगी, NCI। इनके पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं है, बट ये फिर भी ओनर है, क्या कहलाएंगी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, NCI, या माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इनका कंपनी में क्या है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। ठीक है सर, यहां तक बात समझ आती है। तो अगर ऐसा किसी में रिश्ता बन जाता है बच्चों, तो ये बन जाती है फैमिली कंपनी या ग्रुप कंपनी।
जब ये रिश्ता बन जाता है, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर होल्ड कर लेती है, मान लो पूरे 100% भी होल्ड करती है, तो एनसीआई जीरो हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक कंपनी दूसरी कंपनी में अगर 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करती है बच्चों, तो वो कंपनी बन जाती है पेरेंट कंपनी, और जिसमें वो होल्ड करती है वो सब्सिडरी कंपनी, और पूरी पूरी कंपनी को, सारी इन दोनों कंपनी को मिला के क्या बोलते हैं, फैमिली कंपनी या ग्रुप कंपनी। तो कंसोलिडेशन का जन्म क्यों हुआ? कंसोलिडेशन का जन्म हुआ एक कंसेप्ट से कि वो कहता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, रियलिटी ओवर लीगैलिटी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म से कंसोलिडेशन आया। कहता है हाँ कि माना कि कंपनी ए की सेपरेट एंटिटी है, कंपनी बी की सेपरेट एंटिटी है। मान लो अमित जी मूवीज में काम करते हैं और अभी जी का मान लो कोई टेक्सटाइल का बिजनेस है, अभिषेक जी का टेक्सटाइल का बिजनेस है, अमित जी का मूवीज का बिजनेस है। दोनों की इंडिविजुअल पीएनएल बनेंगे, दोनों का इंडिविजुअल बैलेंस शीट बनेगा, वो ठीक है। मैं अमित जी का पीएनएल बैलेंस शीट देखूंगा तो मुझे अमित जी की परफॉर्मेंस समझ आएगी, मैं अभी का देखूंगा तो मेरे को अभी की परफॉर्मेंस समझ आएगी। बट अल्टीमेटली सब्सटेंस में तो ये दोनों एक ही हैं। दो जिस्म एक जान जैसे होता है ना, दो अलग अलग बॉडी हैं, बट सोल तो एक ही है, फैमिली तो एक ही है। दोनों अल्टीमेटली अभिषेक जी बुरा करेंगे तो फैमिली को तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, अमित जी की परफॉर्मेंस खराब होगी, अभी जी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। तो इसलिए लॉ कहता है कि कंसोलिडेट करो, दोनों को जोड़ के भी देखो। सिंगल सिंगल तो आप देख ही रहे हो, अमित जी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी जी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अपन देखते ही हैं परफॉर्मेंस निकालने के लिए, बट दोनों की जोड़ के कंसोलिडेट करके भी देखनी है। और ये जोड़ना किसको है, ये रिश्ता जोड़ना किसको है, आपको जोड़ना, अकाउंटेंट्स को जोड़ना। तो इसी से चैप्टर निकल के आता है बच्चों, ग्रुप अकाउंट्स द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसमें हम दो कंपनी बिल्कुल अलग अलग है। मैं आपकी बात मानता हूं, अमित जी अलग है, अभी जी अलग है, बट अमित जी का अभी पे कंट्रोल है बच्चों। ऐसा नहीं कि आपने रिलायंस के 2 शेयर खरीद लिए और आप उसके फादर बन गए, 4 शेयर खरीद लिए। अरे मेजॉरिटी किसके पास है, अंबानी जी के पास मेजॉरिटी है, तो मेजॉरिटी ओनर कौन है, अंबानी जी। कंट्रोल किसका है, अंबानी जी का। वैसे ही अगर दो कंपनियों की बात करें, तो एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी के अंदर 50% से ज्यादा होल्डिंग कर लेती है, तो हम कहते हैं नाउ कंपनी ए इज हैविंग अ कंट्रोल ऑन कंपनी बी, and accordingly we should consolidate the P&L and the balance sheet of both the companies. At this level we only consolidate P&L balance sheet। हालांकि कैश फ्लो और बाकी स्टेटमेंट भी कंसोलिडेट होते हैं, बट वो आगे के लेवल पे पढ़ेंगे। आती है बात समझ बच्चों को यहाँ तक? जी सर, बिल्कुल समझ आती है कि अमित जी को और अभी जी को जोड़ देंगे हम, और ये एनसीआई का क्या करेंगे वो भी देखेंगे। ये एनसीआई है अदर्स, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इनका भी है बट ये नॉन कंट्रोलिंग है। ठीक है सर। तो बात क्या ध्यान रखनी है बच्चों, देखो रिश्ते ना 3 तरीके के हैं वैसे, अगर मैं आपको और डिटेल में समझाऊं तो कुछ इस तरीके के रिश्ते हैं। एक चार्ट से मैं बनाऊं, एक तो कहलाता है 0 to 20%, एक है 20 to 50% और 50 to 100%। अगर आप किसी में 0 to 20% होल्ड करते हो, मान लो मेरी होल्डिंग है 0 से 20%, समझना 0 से 20%, मैं किसी कंपनी में 0 से 20%, तो क्या हमारे बीच कोई रिश्ता बनेगा? नहीं, जनरली कोई रिश्ता नहीं बनेगा। अपन स्ट्रेंजर हैं, एक सिंपल इन्वेस्टमेंट मानेंगे इसको, मैं इन्वेस्टर हूं तुम इन्वेस्टर इन्वेस्टी का रिलेशनशिप हो गया, नॉर्मल सिंपल इन्वेस्टमेंट। इसके बारे में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक सिंपल इन्वेस्टमेंट है, हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं हुआ, आए आए दिन ऐसी इन्वेस्टमेंट हम करते रहते हैं। एक सिंपल इन्वेस्टमेंट है, किसी कंपनी के मैंने 5%, 2%, 3%, 1% शेयर ले लिए, आईटीसी के, रिलायंस के, टाटा के, किसी के भी मैं शेयर ले लिया, तो कोई रिश्ता नहीं बना, ये तो मुलाकात है, ये तो डेली ट्रांजेक्शन है। लॉ इधर कुछ नहीं कहता, ये सिंपल इन्वेस्टमेंट है। फिर लॉ कहता है कि अगर अगर 20% से ऊपर, 20 to 50%, तब तुम्हारे बीच रिश्ता बन जाएगा एसोसिएट का। एसोसिएट का रिश्ता क्या कहलाता है सर, ये भी पढ़ेंगे अपन थोड़ा सा डिटेल में, थ्योरेटिकल लेवल बाद में। एसोसिएट का रिश्ता कहलाता है बच्चों के दोस्त, मैं इसे फ्रेंडशिप बोलता हूं। अगर अब आप 20% से ऊपर होल्डिंग रखते हो तो आप पे कंट्रोल तो नहीं है। मान लो मैं 30% होल्ड करता हूं रिलायंस में, मैं 30% होल्ड करता हूं टाटा में, तो मैं कंट्रोल तो नहीं हूं, वहां पे मेरा कंट्रोल तो नहीं है, बट मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, मेरा चीजों में पार्टिसिपेशन होता है, मैं सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। जैसे दोस्त है ना भाई, अपन को गोवा जाना है, गोवा का प्लान कर रहे हैं, डिसीजन तो कौन लेगा भाई, डिसीजन तो दोस्त ही लेगा, सॉरी डिसीजन तो पेरेंट ही लेंगे, परमिशन तो वही देंगे, कंट्रोल तो वही देंगे, पैसा तो वही देंगे, बट इन्फ्लुएंस कौन करेगा, दोस्त करेगा। जा घर जा, बात कर, क्या आज घर वालों से पूछ ले, परमिशन ले ले, मिल जाएगी। इन्फ्लुएंस कर रहा है वो।
हाँ, हालांकि घर जाके पता चले कि कुटाई हो गई, मामला बिगड़ गया, वो जो भी है वो बाद की बात है, बट एक दोस्त आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, वैसे ही एक एसोसिएट का रिश्ता होता है इन्फ्लुएंस का। और उसके बाद बच्चों रिश्ता आता है ये वाला, क्या कहलाता है ये रिश्ता? तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? अगर तुम्हारे पास 50 से ऊपर है तो कहते हैं कंट्रोल है तुम्हारे पास। अब तुम्हारे बीच पेरेंट सब्सिडरी होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता है। अब तो जो हम कहेंगे वही बात होगी, दिन को कहेंगे रात तो रात होगी। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल, अमित और अभी जी का जो हमने पढ़ा अभी, पेरेंट और सब्सिडरी का रिश्ता, पीएनएस, पेरेंट और सब्सिडरी, पेरेंट या सन जैसे भी समझ सकते हो, पेरेंट या डॉटर, पेरेंट चिल्ड्रन, कहने का मतलब यही है कि पेरेंट के पास जैसे कंट्रोल होता है बच्चों का, क्योंकि फाइनेंशियली बच्चे डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट पे, इमोशनली फाइनेंशियली, वैसे ही कंपनियां यहाँ पे डिपेंडेंट है, अभी जी डिपेंडेंट है अमित जी पे एज एन एग्जाम्पल। तो सब्सिडरी कंपनी बन जाएंगे वो और पेरेंट कंपनी, और दोनों के दिल मिलाने हैं, दोनों की बैलेंस शीट मिलानी है, दोनों की पीएनएल बनानी है, क्योंकि हमें परफॉर्मेंस पूरे फैमिली की देखनी है, सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं देखनी है। I don't want to see individual performance. I want to see how they are performing in a group wise, how they are performing performance in the group wise. Okay sir, इसलिए बनती है कंसोलिडेशन। तो पहले पढ़ेंगे हम बैलेंस शीट कंसोलिडेशन, फिर अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको पीएनएल को कैसे कंसोलिडेट करते हैं। तो जल्दी से करते हैं बात, बिना कोई देरी के करते हैं मुलाकात इन कंसेप्ट से। तो कहता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए 5 स्टेप फॉलो करने हैं आपको, 5 वर्किंग रहेंगी बच्चों। पहली वर्किंग क्या है? तो पहली वर्किंग है, ये 5 वर्किंग हमेशा सबको समझनी है, 5 वर्किंग मैं लेके आया हूं। पहली वर्किंग है स्टेब्लिश द ग्रुप स्ट्रक्चर, सबसे पहले ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाओ। सर ग्रुप स्ट्रक्चर का मतलब फादर कब बने, डेट ऑफ एक्विजिशन बोलते हैं उसको, जिस दिन आप फादर बने, डेट ऑफ एक्विजिशन, और कितनी आपकी होल्डिंग है, आपकी कितनी है एनसीआई की। 3 काम कर लेना। सबसे पहला स्टेप है डेट ऑफ एक्विजिशन डिफाइन कर लेना। 1 जनवरी को आप बने, मिड ईयर एक्विजिशन है, जब भी है, साल के स्टार्ट में, साल के बीच में, कब आप फादर बने, कब आपने अमित जी ने अभी में होल्डिंग ली, वो डेट, और कितनी ली, 80%, 90%, कितने एनसीआई हैं भाई। 80% मेरे पास है तो 20% एनसीआई है, 90% मेरे पास है तो 10% एनसीआई है, तो कितनी परसेंटेज मैंने होल्ड करी कंट्रोल पाने के लिए। ये 2-3 बातें डिफाइन कर लोगे, पहला स्टेप बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान है बच्चा। दूसरा स्टेप क्या है? सब्सिडरी यानी अमित जी के, देखो मैं अमित जी और अभी जी का एग्जांपल ले रहा हूं ताकि बच्चे रिलेट कर पाए। तो समझना, सब्सिडरी के क्या निकालोगे, नेट एसेट, अमित जी के नेट एसेट। अच्छा नेट एसेट कैसे निकालना है? तो नेट एसेट मतलब इक्विटी का टोटल, इक्विटी में 4 चीजें आएंगी यहाँ पे। नेट एसेट का मतलब टोटल ऑफ इक्विटी, इक्विटी का सब बच्चों को पता है स्टार्टिंग से कि सर इक्विटी में 4 चीज बताते हैं, जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंस कॉस्ट में पढ़ा था। इक्विटी मतलब शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, इन चारों को जोड़ोगे तो इक्विटी बन के आ जाती है और नेट एसेट आ जाता है। नेट एसेट का यहाँ पे मतलब क्या है? इक्विटी। नेट एसेट का यहाँ पे मतलब क्या है बच्चा? इक्विटी। सर ठीक है, तो इक्विटी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग। अच्छा किसकी? अच्छा रिवैल्यूएशन सरप्लस जनरली जरूरत पड़ता नहीं, इसलिए उसको अभी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। जनरली आपके एग्जाम में ये 3 ही आते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा तो उसको भी लिख सकते हैं। तो बात क्या है? कहता है इक्विटी निकालनी है, नेट एसेट निकालनी है, पेरेंट की या अमित जी की, अभी जी की? नहीं, कह रहा है अभी जी की, याद रखना, सब्सिडरी की, बिल्कुल ध्यान रखना। अच्छा 2 डेट पे निकालना, रिपोर्टिंग डेट पे, एक ईयर एंड पे, अभी ईयर एंड पे, और एक एक्विजिशन डेट पे जब फादर बने, और दोनों का डिफरेंस यहां पे आ जाएगा। 3 कॉलम बनते हैं नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी में। 3 कॉलम हर बच्चे को याद रखना है। पहला कॉलम किस बात का बनेगा? ईयर एंड पे। ईयर एंड पे तुम्हारी कितनी कैपिटल है, ईयर एंड पे तुम्हारा कितना रिटेन अर्निंग है, ईयर एंड पे कितना प्रीमियम है, और एक बनता है एक्विजिशन डेट पे। तो जनरली ध्यान रखना कि इसका आंसर हमेशा 0 होगा आपके लेवल पे, इन दोनों का आंसर में कभी चेंज नहीं देगा। एग्जामिनर आपको शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम कांस्टेंट रखेगा दोनों डेट पे, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। शेयर कैपिटल रिपोर्टिंग डेट पे यानी ईयर एंड पे, और शेयर कैपिटल एक्विजिशन की डेट पे सेम रहेगी। तो डिफरेंस किस चीज में आएगा? डिफरेंस आएगा रिटेन अर्निंग में। रिटेन अर्निंग मान लो ईयर एंड पे है 20,000, ये गिवन होगी क्वेश्चन में, और जब तुमने एक्वायर किया था तब थी 15,000। तो हमारे एक्विजिशन के बाद अभी ने कितना कमाया? जब अपन खरीदने गए थे तब इनका 15,000 था और आज 20,000 है, तो हमारे एक्वायर करने के बाद बेटा $5,000 का मुनाफा हो गया, $5,000 की कमाई हो गई। ये जो इंक्रीज हुआ, ये जो मुनाफा हुआ, इसी को क्या बोलते हैं? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। इसको एक टर्म मैं बुलाता हूं, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। मतलब मेरे एक्वायर करने के बाद क्या तुमने कमाया मेरी सब्सिडरी। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या लॉस, पोस्ट एक्विजिशन, याद रखना ये टर्म, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, वेरी इंपॉर्टेंट।
क्या समझे सर? तो समझे ये कि दूसरा स्टेप ये है नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी। नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी में 3 आइटम हमारे को मेनली चाहिए। रिवैल्यूएशन सरप्लस को भूल जाओ, कौन कौन से? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग। कौन सी 2 डेट? रिपोर्टिंग डेट क्या होती है? ईयर एंड, जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। एक्विजिशन डेट, जिस दिन अपन फादर बने। दोनों में डिफरेंस लेना, तीसरा कॉलम आ जाएगा। डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज का आएगा, रिटेन अर्निंग का, बाकी 2 जीरो रहेंगे, सेम मानेंगे दोनों डेट पे क्वेश्चन में हमेशा। और यही है हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, मतलब तुम्हारे आने के बाद जिंदगी में बहारें आई, कितनी आई? ये आई पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ये कमाया अभिषेक जी ने अमित जी के एक्वायर करने के बाद। ठीक है, तीसरा स्टेप है गुडविल निकालने का। सर गुडविल क्या होती है? भाई गुडविल है रेपुटेशन, गुडविल है ब्रांड, गुडविल है मार्केट में आपकी क्या वैल्यू है। कहते हैं ना मोहल्ले में बहुत नाम है हमारा, जिस गली चले जाएं उस गली में लोग ढूंढते हैं हमें मारने, सॉरी इज्जत देने के लिए। तो जो बच्चों का मोहल्ले में बहुत नाम है, घर में बहुत नाम है, उनकी बहुत गुडविल है। तो कहते हैं गुडविल कुछ नहीं, गुडविल यही है कि तुम्हें क्या मिला, व्हाट यू गॉट, व्हाट यू पेड। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने सामान लिया 10 करोड़ का, पे किया 12 करोड़, मैं 2 करोड़ एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहा हूं? सामान 10 करोड़ का है। आई गॉट द वैल्यू ऑफ 10 करोड़, आई एम पेइंग एक्स्ट्रा 12 करोड़, दिस एक्स्ट्रा 2 करोड़ आई एम पेइंग फॉर गुडविल। भाई तुम सामने वाले को खरीद रहे हो, तुम आ रहे हो, कह रहे हो सर मोहित सर आपको खरीदना है, ठीक है बताओ सर, आपके एसेट्स खरीद लेंगे, क्या एसेट्स हैं, क्या वैल्यू है, सब खरीद लोगे। बट जो मेरी गुडविल है इतने सालों की, उसके भी तो कुछ पैसे दोगे? नहीं दोगे। वो गुडविल भी तो आपके काम आ रही है। तो बच्चों गुडविल के भी पैसे होते हैं। गुडविल क्या होती है कि आपने क्या दिया, दोनों ने क्या दिया, फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ट्रांसफर्ड। हमने, ये होता है अमित जी ने, पेरेंट ने क्या क्या तुम्हें दिया। अच्छा इसी में ऐड कर दो एनसीआई ने क्या क्या दिया, क्योंकि दोनों मिला के 100% देंगे। भाई एनसीआई ऐश्वर्या जी भी कुछ पैसा दिए होंगे अपनी होल्डिंग के लिए। तो दोनों ने जितना मिला के पैसा दिया, कंसीडरेशन व्हाट यू पेड, दोनों ने मिलके पे किया मान लो 10 CR, 10 करोड़, और दोनों को मिला क्या, मतलब नेट एसेट 100% नेट एसेट लेंगे, 100% नेट एसेट। नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कितने हैं वो आपने कहां से निकालोगे? वर्किंग नोट 2। ध्यान रखना ये कहां से आ जाएंगे, ये इनका टोटल दिस। भाई तुम्हें जब खरीदने गए उस डेट के लेना, नेट एसेट एट डेट ऑफ एक्विजिशन लेना। डेट ऑफ एक्विजिशन पे नेट एसेट कितने थे? मान लो 8 करोड़ के नेट एसेट थे, उसके दिए 2 करोड़ एक्स्ट्रा। ये जो 2 करोड़ एक्स्ट्रा दिया आपने, यही गुडविल है। व्हाट यू पेड, व्हाट यू गॉट, क्या दिया और क्या मिला। याद रखना कोई आपको धंधा सिर्फ इसलिए नहीं बेच देगा कि आप उसके फिजिकल एसेट्स की वैल्यू दे दो, उसके नेट एसेट की वैल्यू दे दो। डेट ऑफ एक्विजिशन पे जब आप खरीदने जा रहे हो तो सिर्फ आप उसके फिजिकल एसेट की वैल्यू थोड़ी दोगे बेटा। उसने इतने सालों से जो बिजनेस किया, उस बिजनेस से जो उसके कस्टमर लॉयल्टी, ब्रांड वैल्यू, जो उसके ब्रांड को दुनिया जानती है, वो भी तो, उसका भी तो पैसा मिलेगा, उससे भी तो आपके पास कुछ तो कस्टमर आएंगे, नहीं आएंगे। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, गुडविल का पैसा दे रहे हो, गुडविल एट एक्विजिशन कहलाती है ये। व्हाट यू पेड, व्हाट यू गॉट। और पेड में दोनों लेना, ध्यान रखना। बच्चे कई बार सोचते सर सिर्फ पेरेंट का पेड लेंगे, नहीं, पेरेंट ने तो 80% का दिया है, 20% का तो बाहर वालों ने दिया है, एनसीआई ने दिया, दोनों ने मिला के जितना दिया है उसको कंपेयर किससे करना है? व्हाट यू गॉट, क्योंकि आपको मिला 100% है। भाई आप जब नेट एसेट निकाल रहे हो तो 100% निकाल रहे हो, पर है तो दोनों के ना। प्रॉफिट बटेगा तो किसमें बटेगा? 80-20 में। कुछ और होगा तो बटेगा, डिसीजन मैं ले पाऊंगा। भाई इस एसेट के साथ करना क्या है, डिसीजन पेरेंट का है, डिसीजन सारे हमारे हैं, बट मुनाफे और नुकसान में हिस्सेदारी 80-20 की है, 80-20 की है। समझ गए बात सर? एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अच्छा भाई इनको भी ईयर एंड पे कुछ बैलेंस होगा इनका भी। हाँ सर, एनसीआई एट एक्विजिशन मतलब आपके जब डेट ऑफ एक्विजिशन पे क्या वैल्यू थी, जो यहां ली आपने, डेट ऑफ एक्विजिशन पे क्या वैल्यू थी, कैसे निकालते हैं सिखाऊंगा ये मैं। जब हम फादर बने तब तुम्हारी क्या वैल्यू थी, एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, वो लेंगे अपन। तुमने कितने पैसे दिए थे एक्वायर करने के लिए, वो वैल्यू कह लो इसे, या कुछ भी कह लो। और तुम्हारे को क्या मिलेगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में तुम्हारा शेयर। मान लो एनसीआई, ये जो आपका 5,000 आया था, ये जो 5,000 आया था, इसमें इनका भी तो हिस्सा है भाई। 20% एनसीआई है तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में 20% इनको मिल जाएगा। ईयर एंड में इनका क्या बैलेंस बन जाएगा, वो निकल के आ जाएगा। भाई 5,000 में 1,000 रुपए हो गए, 4,000 हमारा, 1,000 तुम्हारा। तो तुम्हारा बैलेंस कितना बन गया? तुमने लगाया था पैसा 10,000, इसने 1,000 और कमा के तुम्हें दिया, तो तुम्हारा ईयर एंड पे बैलेंस कितना बन गया ऐश्वर्या जी, एनसीआई जी? 11,000 रुपया। ठीक है। ग्रुप रिटेन अर्निंग मतलब पेरेंट्स की रिटेन अर्निंग, पेरेंट का हिस्सा, पेरेंट का बैलेंस। तो भाई अमित जी का खुद का रिटेन अर्निंग तो आएगा ही आएगा। भाई मेरा खुद का रिटेन अर्निंग तो मेरा है, प्लस
तुमने क्या कमा के दिया, तो 5,000 का 80%, तुमने 5,000 का 20% तो दे दिया ऐश्वर्या जी को, बट मेरी होल्डिंग भी तो 80% है, इसका 4,000 रुपया मेरा भी तो है, तो मेरा खुद का पैसा प्लस उसमें 4,000, ये ईयर एंड पे मेरा बैलेंस हो गया। अरे कमाने के लिए ही तो आपने सब्सिडी इकट्ठा करी है, उसके पैसे भी तो आप ही के हैं, आपने पैसा लगा दिया, आप बच्चा, अब बच्चा कमा रहा है तो वो पेरेंट को ही मिलेगा ना, पेरेंट ने इतने पैसे लगा दिए। हालांकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ तो पेरेंट का जो रिश्ता है वो ट्रांजेक्शन है ही नहीं, वो तो वन साइडेड लव है, प्योर लव है, वो देते रहते हैं, अपन लेते रहते हैं। बट रियलिटी तो ये है ना कि अपन अगर अब कल से अर्न करने लगेंगे, सैलरी कमाने लगेंगे, तो हमारे को वापस देना चाहिए। तो वही बात है, पेरेंट्स रिटेन अर्निंग एड पेरेंट सब्सिडी पोस्ट एक्विजिशन ग्रुप रिटेन अर्निंग आ जाएगा। तो ये सिंपल से 5 स्टेप है और कुछ भी नहीं है। 5 स्टेप अगर आप समझने चलो बहुत डिटेल में, तो चलो मैं क्या बताऊं आपको इन सेशंस में, बट फिर भी मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है। आप देखो, पहला स्टेप क्या है, ग्रुप स्ट्रक्चर डिफाइन करना। ग्रुप स्ट्रक्चर में 3 बातें, डेट ऑफ एक्विजिशन, मेरी होल्डिंग, फादर की होल्डिंग एंड बच्चे की होल्डिंग। दूसरा नेट एसेट, किसके नेट एसेट्स, किसके सब्सिडरी के, कौन सी डेट पे, 3 डेट पे, रिपोर्टिंग डेट, डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डिफरेंस। अरे डाटा सारा क्वेश्चन में गिवन होगा, इक्विटी गिवन है, शेयर प्रीमियम गिवन है, रिटेन अर्निंग गिवन है, आपको तो सिर्फ पोस्ट करना है। तीसरा क्या है, गुडविल निकाल लो, कंसीडरेशन पेड कितनी थी दोनों ने, दोनों की वैल्यू क्या थी नेट डेट ऑफ एक्विजिशन पे, दोनों निकालना सिखाऊंगा, कंसीडरेशन पेड दोनों दिखाऊंगा। माइनस क्या कर दोगे, नेट एसेट जो अभी आपने वर्किंग 2 पे निकाले, गुडविल आ गई। एनसीआई का शेयर निकाल लो, खुद का शेयर निकाल लो। एक क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखा दे, मजा आ जाएगा, बताओ। हाँ, इसी सेशन में एक क्वेश्चन में सर आपके साथ अप्लाई कर देंगे, मजा आ जाएगा आपको। तो देखो क्या कर देंगे, द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल हैज बीन प्रिपेयर्ड ऑन 31 दिसंबर। क्या कहता है, पर्टिकुलर आपको बताता है पी कंपनी और एस कंपनी दोनों का डाटा दिया है, पेरेंट और सब्सिडरी का, नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दोनों की दी है। देखो ऐसे बैलेंस शीट आपको गिवन होगी एग्जाम में। इन्वेस्टमेंट इन शेयर इन एस कंपनी, कहता है हमने एस कंपनी में, अच्छा ये पेरेंट के में ही आएगा, इसके में तो आएगा ही नहीं भाई, पैसा लगाया किसने, पेरेंट ने लगाया सब्सिडरी में, ठीक है। कितना करंट एसेट है, 1,60,000 का, और यहाँ 84,000 का। ये बैलेंस शीट दी हुई है, असेट साइड दी हुई है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉन करंट एसेट दोनों के दिए हुए हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर, पेरेंट ने एस में जो इन्वेस्टमेंट करी वो कितने रुपए की करी है, 60,000 की। कंसिडरेशन पेड बाय पेरेंट, मतलब जितने भी शेयर मैंने लिए हैं, अभी कितने लिए हैं देखेंगे, वो मैंने कितने रुपए के लिए हैं, 60,000 के, ये भी गिवन है भाई, पैसा दिया ना आपने, ठीक है। इक्विटी साइड दी हुई है, दोनों की शेयर कैपिटल दी हुई है 65 और 20, शेयर प्रीमियम 35 और 10, रिटेन अर्निंग दोनों की 70 और 25। अच्छा ये कब की है, ईयर एंड की। टोटल इक्विटी करंट लायबिलिटी दोनों की दी हुई है, सिंपल सी, आपको देख लो कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस शीट और लायबिलिटी दी हुई है। अब देखो क्या कहता है, ऑन 1 Jan 2019 पी कंपनी एक्वायर्ड 15,000 ऑर्डिनरी शेयर इन एस कंपनी। कितने लिए हमने, 15,000। अच्छा शेयर कितने थे, 1 रुपए का शेयर है, 20,000 शेयर थे, तो अपनी रेशो कितनी होगी, सबसे पहला काम क्या था, रेशो निकालना। 15,000 शेयर अपन ने एक्वायर करे, कितने में, 20,000 शेयर में से, तो ये अपनी होल्डिंग आ गई, और बची हुई किसकी आ जाएगी, 15,000। भाई 20,000 में से 15,000 शेयर मेरे पास है, तो मेरी होल्डिंग आ जाएगी। एस कंपनी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल $20,000, शेयर प्रीमियम उसका 10,000 है, रिटेन अर्निंग 20,000 दी हुई है। पी कंपनी रिटेन अर्निंग एंड शेयर प्रीमियम ऑन एक्विजिशन 20,000 और 10,000, मतलब पी और एस की दी हुई है, दोनों की दी हुई है। पी की देखो रिटेन अर्निंग ये हमें 70 और 25 दिया हुआ है, और हमें रिटेन अर्निंग जो ओपनिंग थी डेट ऑफ एक्विजिशन पे वो भी गिवन है। ऑन एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू 25%, मतलब एनसीआई कितना है 25%, और उसकी वैल्यू कितनी थी 12,500, तो ये कितना हो जाएगा 75%। कैलकुलेट कर लो, 75 हो गया ना भाई, 25% एनसीआई है तो ये 75% है, और इस 75% की वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला था ना एनसीआई की वैल्यू भी चाहिए होती है, और वो भी क्वेश्चन में गिवन है। आपको सब कुछ तो गिवन है, कंसीडरेशन पेड गिवन है, एनसीआई का वैल्यू गिवन है, 25% एनसीआई है, 75% पेरेंट का शेयर है, सारा डाटा गिवन है। देखो कहता है प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब मैं कंसोलिडेशन करना चाहता हूं, डाटा सारा आपके सामने है, एक बार फिर से देख लो। ये है असेट साइड, फिर है बैलेंस शीट साइड, और फिर है आपकी कंसोलिडेशन। आपको बनाना है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मेरे दोस्तों। और कैसे बनेगा, वही अपने 5 स्टेप क्या, शेयर एक्वायर्ड बाय पी कंपनी 15,000 आउट ऑफ 20, 75 हमारा, 25 तुम्हारा, और डेट ऑफ एक्विजिशन फादर कब बने, 1 जन 2019 को, 1 साल पहले। हमारा ईयर एंड कब का बताया हुआ है, 31 दिसंबर 2019। अपन फादर कब बने हैं, 1 जन 2019 को, कोई दिक्कत नहीं है। सर डाटा डाल दो, इक्विटी शेयर कैपिटल उठा के डाल दी रिपोर्टिंग डेट पे और इक्विजिशन डेट पे, दोनों सेम मानोगे। सर कहाँ गिवन है,
भाई देख लो, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 20, प्रीमियम गिवन है 10, रिटेन अर्निंग क्लोजिंग गिवन है 25, सारा डाटा डाल दो, 10 25, ओपनिंग 20,000। सर ये कहाँ गिवन थी? तो देखो ये जो पी कंपनी लिखा है ना, इसको काट देते हैं, ये एस कंपनी, गलत लिख दिया, एस कंपनी। तो एस कंपनी का हमारे को क्या दिया हुआ है? एस कंपनी का रिटेन अर्निंग एंड शेयर प्रीमियम दिया हुआ है, तो 20,000 और 10,000 ये हो जाएगा। आपका 20,000 इसका रिटेन अर्निंग हो जाएगा और 10,000 इसका शेयर प्रीमियम हो जाएगा इस कंपनी का। तो 20,000 इसका रिटेन अर्निंग डेट ऑफ एक्विजिशन पे था, 25,000 क्लोजिंग, तो 5,000 का पोस्ट एक्विजिशन मूवमेंट है, 5,000 का पोस्ट एक्विजिशन मूवमेंट है। क्लियर है बात? इसी को बोलेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, और यही दोनों में बटेगा। 75% मिलेगा किसको? पेरेंट को, और 25% किसको मिल जाएगा दोस्तों? सर 25% मिल जाएगा ऐश्वर्या जी को, एनसीआई जी को। अमित जी और ऐश्वर्या जी में 75-25, तो ये केक है, दोनों में बढ़ जाएगा। 5,000 कमाया तुमने हमारे आने के बाद, तो हमारे टाइम पे 20,000, अब तुम्हारी रिटेन अर्निंग है 25,000, 5,000 तुमने कमाया। कंसिडरेशन पेड, भाई अमित जी ने कितनी दी थी? 60,000। एनसीआई का वैल्यू कितना दिया है? 12,500, तो दोनों ने मिला के कितना पैसा दिया है? 72,500। देख लो क्वेश्चन में गिवन है। On the acquisition date, fair value of 25% NCI is 12,500। सर बिल्कुल ठीक है, 12,500 का वैल्यू दिया हुआ है, 60 और 12,500 दोनों ने मिला के कितना दिया है? 72,500। और इसमें से माइनस कर दोगे नेट एसेट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। तो बच्चों ध्यान रखना, नेट एसेट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलता है? ये आपका स्टेप 2 में निकलता है, जो आपने निकाला हुआ है। कहाँ गया हमारा स्टेप 2? ये रहा, 50,000। टोटल ऑफ एक्विजिशन डेट, भाई 20, 10 और 20, इसका टोटल कर दोगे तो 50,000 की चीज के हमने दिए 72,500, 22,500 की हमने गुडविल के पैसे दिए दोनों ने मिलके, ये हम दोनों की मिलके गुडविल है। एनसीआई ने दिए 12,500, मैंने दिए हैं कितने? 60,000, दोनों ने मिलके गुडविल का कितना पैसा दिया है? 22,500। ठीक है सर, बात समझ आ गई। सर एनसीआई का क्लोजिंग बैलेंस ईयर एंड पे, हाँ तो क्या है, एनसीआई की वैल्यू कितनी थी डेट ऑफ एक्विजिशन पे, डीओए पे? 12,500। ठीक है सर, कमाया कितना? भाई 5,000 का 25%। भाई हमने कमाया 5,000 ही है सिर्फ, उसमें तुम्हारा हिस्सा 25% है ऐश्वर्या जी, तो ये 13,750 आ जाएगा। पेरेंट ओन रिटेन अर्निंग, क्या वो बैलेंस शीट से मिल जाएगी? हाँ सर। 5,000 का 75% हिस्सा मिल जाएगा, कितना आ गया पेरेंट का हिस्सा? 73,750। ये पांचों स्टेप मैंने आपके सामने करके दिखा दिए बिल्कुल इजीली, सिर्फ पोस्टिंग कराए, बहुत ज़्यादा टाइम खराब करने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कर भी नहीं रहा हूँ, क्या वेस्ट करूँ इसमें टाइम। देख लो आप आराम से, कब हमने एक्वायर किया? 75-25, 1 जनवरी को फादर बने, 1 साल बाद की बात हो रही है। ठीक है, तुम्हारे 3 डेट पे कॉलम पे, 3 कॉलम पे हम कैलकुलेशन करते हैं, रिपोर्टिंग, एक्विजिशन, मूवमेंट, रिपोर्टिंग, एक्विजिशन, डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद गुडविल निकाली, इसके बाद एनसीआई निकाला और ग्रुप रिटेन अर्निंग निकाला, हो गया हमारा काम। अब कर देंगे बैलेंस शीट को कंसोलिडेट। सर कंसोलिडेट कैसे करोगे? तो यहां ध्यान रखना, कंसोलिडेट कैसे करते हैं, मैं बिल्कुल ब्रेकअप लेके आया हूं। जोड़ देना है, पी कंपनी एस कंपनी प्लस करके बन जाएगी कंसोलिडेटेड। भाई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कोई एडजस्टमेंट है नहीं, दोनों को सिंपली ऐड कर दोगे। इन्वेस्टमेंट इन एस कंपनी ये नहीं आएगा, आपसी इन्वेस्टमेंट अब नहीं आएगी, अब दोनों को जोड़ रहे हो तो इंट्रा ग्रुप नहीं आएगा। भाई इन्वेस्टमेंट इन एस कंपनी ऐसा समझो, पेरेंट और एस जब अलग अलग थे, अमित जी और अभी जी जब अलग अलग थे तब तो बात अलग है, पर जब दोनों एक हो गए हैं, जब दो जिसमें एक जान हो गए हैं, दोनों जुड़ गए हैं, तब हम अपने आप में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अब ये इन्वेस्टमेंट इन एस कंपनी तो कुछ बची नहीं है, ना पी कंपनी कोई बची है, जुड़ के ग्रुप कंपनी हो गई है, तो आपसी इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, ये नहीं आएगी। नई चीज क्या आ जाएगी? वर्किंग नोट 3 से गुडविल आ जाएगी 22,500, नई चीज। करंट एसेट कोई एडजस्टमेंट नहीं है, दोनों सिंपली ऐड कर दोगे, ये आपका आंसर आ गया एसेट साइड का 369,500। तो बैलेंस शीट में कंसोलिडेशन एकदम बच्चों का खेल है, सारे एसेट ऐड कर देने हैं, इन्वेस्टमेंट्स जो भी आपसी इन्वेस्टमेंट है, बाहर की नहीं, आपसी इन्वेस्टमेंट इन थर्ड पार्टी तो आएंगी, इन्वेस्टमेंट इन घर पार्टी इनसाइड पार्टी, आपस में ही जो करीबी पार्टी हैं वो सारी डिलीट हो जाएंगी। गुडविल आ जाएगी एक नया आइटम, क्योंकि आपने गुडविल का पैसा दिया है, वर्किंग नोट 3 में गुडविल एक नॉन करंट एसेट होता है, गुडविल आ जाएगा, बाकी सब नॉर्मल है। अच्छा शेयर कैपिटल में भी देखो, ये मैं जो चीजें काट रहा हूँ कभी नहीं आएंगी, एस की कभी शेयर कैपिटल आएगी नहीं, क्योंकि एस हो चुकी है खत्म, मिल चुकी है पेरेंट में। एस का कभी शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग दोनों का ही नहीं आएगा, क्योंकि रिटेन अर्निंग हमेशा निकल के आता है स्टेप 5 से,
आपने रिटेन अर्निंग निकाला ना ग्रुप का, अब ग्रुप का रिटेन अर्निंग आएगा, इंडिविजुअल नहीं आएगा। ग्रुप का रिटेन अर्निंग कहां से आएगा? वर्किंग नोट 5 से। तो वर्किंग नोट 5 में ग्रुप का रिटेन अर्निंग हमने कितना निकाला? 73750। तो ये जो मैंने काटा है ना, ये हमेशा काट देना है। शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट की रह जाती है, क्योंकि आपका जो बच्चा है उसका शेयर कैपिटल का आपने पैसा ऊपर इन्वेस्टमेंट दिया था, दोनों आपस में कट गए ना, लिया और दिया, अब कट गया है, उसकी जगह उसके एसेट आ गए हैं। अब आप शेयर कैपिटल नहीं दिखा सकते उसकी, अब शेयर कैपिटल सिर्फ आपकी, शेयर प्रीमियम सिर्फ आपका, और रिटेन अर्निंग भी ग्रुप का। ग्रुप का रिटेन अर्निंग का मतलब, ग्रुप का रिटेन अर्निंग का मतलब वो रिटेन अर्निंग जो आपने स्टेप 5 में निकाली थी, ये 73750। अरे रिटेन अर्निंग अब दोनों की जोड़ के निकाल चुके हो तो अलग अलग थोड़ी दिखाओगे, ठीक है। एक और आ जाएंगी भाई, इनका भी कुछ हक है, तो इनका हक लाइबिलिटी दिखा देंगे, एनसीआई को दिखा देंगे अलग से, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को मिजाइन लाइबिलिटी कहो, इक्विटी कहो, जैसे भी ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर हमारी टोटल इक्विटी आ गई और करंट लाइबिलिटी दोनों की ऐड कर दोगे तो बात तो यहाँ भी 36950 पे बन गई, बात तो यहाँ भी बन गई। देख लो, टैली करा दी बैलेंस शीट। सर सिंगल सिंगल नहीं होती, कंसोलिडेशन का काम कर दिया, तो बस इतनी बातें ध्यान रखनी है। सर ध्यान क्या रखना है, जब आप एसेट साइड ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी नहीं आती, गुडविल आ जाती है उसकी जगह, और यहाँ पे एस कंपनी का कुछ भी नहीं आता, एस कंपनी का तो कुछ भी नहीं आता, पेरेंट का रिटेन अर्निंग, ये लर्न कर लेना, कभी गलत नहीं आएगा बैलेंस शीट की फिगर डालते वक्त। आती है सर की बात समझ? जी जी सर।